नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए बच्चों, हमारा जीएस के अंतर्गत भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय संविधान में हमारी इससे पहले कुल 4 क्लासेज हो चुकी, जिसमें हमने भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में बात की कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, क्या प्रक्रिया थी, क्या चीजें थी। तो हमने जो लास्ट क्लास की थी बच्चों, उसमें हमने भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उनके विषय में हमने बात की थी। तो उनके अंतर्गत हमने जाना था कि भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान पर कलाकृति करने का कार्य किसने किया था। और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने जान लिया था कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, या संविधान सभा में आपका अनुसूचित जाति से आने वाली एकमात्र महिला कौन थी। तो हमने बताया था कि दक्षयाणी वेलायुधन थी, और संविधान सभा में आने वाली एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो बेगम एजाज रसूल थी। इसी के साथ बच्चों हमने बात की थी कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में देशी रियासत से आने वाली एकमात्र महिला कौन थी। तो हमने कहा था वो महिला एनी मस्करनी थी। तो वो सारी चीजों के विषय में हमने बात कर ली थी। तो जो कल क्लास हुई थी बच्चों, वो लगभग आपकी आधे घंटे की क्लास थी। तो उसमें कुछ जो फैक्ट्स हैं बच्चों वो रह गए थे, तो उन फैक्ट्स को आज कंटिन्यू करेंगे, और उन फैक्ट्स को कंटिन्यू करने के बाद फिर आज ही हम समाप्त कर लेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, जो सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आज हम उन्हें भी समाप्त कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं जो और फैक्ट्स हमारे बचे हुए थे, कुछ फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यदि बच्चों हम बात करें कि जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान में अगर हम बात करें जो महिला सदस्य थी, अगर हम बच्चों महिला सदस्यों की बात करें तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी बच्चों, वो संख्या थी 15। यानी भारतीय संविधान में जो टोटल महिला थी बच्चों, वो महिला कितनी थी? 15 महिला थी। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर पॉइंट लिखता हूं संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। तो जो हमारी संविधान सभा थी, तो संविधान सभा में बच्चों महिला सदस्यों की जो संख्या थी बच्चों, वो कितनी थी? वो होगी हमारी 15 होगी। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें जो शेड्यूल्ड कास्ट, जो अनुसूचित जाति थी, तो संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए बच्चों 26 सीटें आरक्षित की गई थी। जो बच्चों शेड्यूल्ड कास्ट थी, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो सीटें आरक्षित हुई थी वो थी आपकी 26। वहीं अगर बच्चों हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की, तो अगर बच्चों हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हुई थी बच्चों, उनकी संख्या कितनी थी? 33 थी। यानी महिलाओं के लिए कितनी होगी बच्चों? 15। शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए कितनी होगी आपकी? 26। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी होगी बच्चों? 33 सीट आरक्षित थी आपकी। तो हम लिखते हैं संविधान सभा में अनुसूचित जाति, संविधान सभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए 26 सीटें आरक्षित थी। 26 सीटें आरक्षित थी। तो यानी कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए बच्चों कितनी सीटें आरक्षित थी? 26 सीटें आरक्षित थी। इसी प्रकार अगर हम बच्चों बात करें तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति थी आपकी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए
अनुसूचित जनजाति के लिए बच्चों कितनी सीटें थी? 33 सीटें। 33 सीटें आरक्षित थी। 33 सीटें आरक्षित थी। तो बच्चों कितनी सीटें आरक्षित थी? 33 सीटें आरक्षित थी। तो अगर हम महिला सदस्यों की बात करें बच्चों तो कितनी थी? 15। शेड्यूल कास्ट की बात करें 26। और अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब की बात, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीटें आरक्षित हुई थी बच्चों, वो कितनी सीटें आरक्षित हुई थी? तो वो सीटें आरक्षित हुई थी बच्चों 33। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें, हमने जो आपका बात की थी संविधान सभा के संबंध में, कि हमने कहा था कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हमने बताया था 9 दिसंबर 1946 को। और हमने इसी के साथ बच्चों बात की थी कि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो हमने अंतिम बैठक का जिक्र किया था बच्चों। जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 बच्चों। 1947 में हमारी संविधान सभा का विघटन हो गया। 1947 में देश आजाद हुआ और देश का विभाजन हो गया। जब देश का विभाजन हो गया तो 1946 में जो हमारी संविधान सभा बनी थी, जिसमें 389 सदस्य थे, उसका भी क्या हो गया बच्चों? विभाजन हो गया, विघटन हो गया। जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से मेंबर आए थे संविधान सभा में, अब वो कहां चले गए? वो चले गए पाकिस्तान की संविधान सभा में। तो 389 सदस्यों से संख्या घटकर कितनी रह गई? 299। ये बातें मैं आपको जो पहली क्लासेस हुई थी उनमें बता चुका। तो हम जो ये बातें करेंगे ना, हम बातें करेंगे कि आजादी के बाद, जब हमें आजादी मिली, आजादी के बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई? तो आइए देखते हैं आजादी के बाद जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो अगर बच्चों हम बात करें स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की पहली बैठक, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई कब? स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी मिलने के बाद। तो आज़ादी मिलने के बाद बच्चों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो बच्चों कब हुई? तो वो हुई बच्चों 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अगर हम अगले तथ्य की बात करें, अगले फैक्ट्स की बात करें बच्चों, तो एक फैक्ट्स पूछा जाता है कि जो आपका जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए? अगर हम बच्चों टोटल अधिवेशन की बात करें तो कुछ जगह किताबों में बच्चों मिलता है 11 और कुछ जगह मिलता है 12। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर 12 होना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंड होगा कि अगर आपका ऑप्शन में 11 है, 12 नहीं दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में आप 11 लगा सकते हैं। और अगर 11 नहीं दिया गया तो आप फिर ऐसी परिस्थिति में आप 12 को सही कर सकते हैं। कभी भी ऐसी बहुत ही रेयर कंडीशन है कि जब आपको 11 ही मिल जाए और 12 ही मिल जाए। तो अगर 11 और 12 दोनों दिए गए तो ऐसी परिस्थिति में फिर आप 12 को चूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं वो कारण क्या था कि कुछ जगह किताबों में 11 दिए जाते हैं और कुछ जगह किताबों में 12 दिए जाते हैं। तो उस चीज को समझते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे फैक्ट्स लिखवा रहा हूं, फिर इसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ते हैं लेके। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं संविधान सभा की कुल 11+1, संविधान सभा के कुल 11+1 अधिवेशन हुए थे। 11+1 अधिवेशन हुए थे। 11+1 अधिवेशन हुए थे। अब बच्चों बात करते हैं हम अधिवेशन क्या है। अब बच्चों अधिवेशन की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ मीटिंग,
जो ग्रुप ऑफ मीटिंग है उसको हम अधिवेशन बोलते हैं। वैसे अधिवेशन वर्ड के लिए जो अधिवेशन वर्ड है उसके लिए जो इंग्लिश में जो वर्ड आता है वो आपका मीटिंग ही है, और बैठक के लिए मीटिंग ही आता है आपका, ठीक है। तो जो अधिवेशन है ना बच्चों, वह ग्रुप ऑफ मीटिंग, बैठकों का समूह, जो बैठकों का समूह है, बैठकों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, अधिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपकी जो संविधान सभा है, तो बच्चों संविधान सभा ने मान लो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर को, या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान के चलो आपका जो संविधान सभा है, संविधान सभा की कोई बैठक हुई और वो बैठक हुई हमारी 1 जनवरी 1947 को, मान लेते हैं 1 जनवरी 1947 को बैठक हुई। एक बैठक 1 जनवरी 1947 को हुई, उसके बाद एक बैठक हमारी होगी 3 जनवरी 1947 को, 3 जनवरी 1947 को। उसके बाद एक बैठक होगी बच्चों हमारी 4 जनवरी को, एक होगी 5 जनवरी को, एक होगी 8 जनवरी को। और उसके बाद बच्चों एक लंबा अंतराल दे दिया जाता है, एक गैप दे दिया जाता है इनके बीच में, और उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट बैठक शुरू होती है बच्चों, वो हम मान लेते हैं वो शुरू होती है हमारी 26 जनवरी को। यानी 8 जनवरी को यहाँ पे खत्म हो गई थी बैठक, ये जो 8 जनवरी को हुई थी, अब जो नेक्स्ट बैठक शुरू हो रही 26 जनवरी को। तो बच्चों इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम एक अधिवेशन की संज्ञा दे देंगे, इसे हम एक अधिवेशन दे देंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक अधिवेशन। और अब जब 26 जनवरी से शुरू हुई है तो 26 जनवरी तक जब तक चलेगी, आपकी 27 को मीटिंग हुई, 28 में हुई, 30 में हुई, तो वो एक अलग अधिवेशन हो जाएगा, वो एक अलग अधिवेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है आपका कि जो बैठकों का जो समूह है बच्चों, उस बैठकों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, तो बैठकों का जो समूह है उसे ही हमारा क्या कहा जाएगा, अधिवेशन कहा जाएगा। तो बैठकों के समूह को बच्चों क्या कहा जाएगा, अधिवेशन कहा जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे 11+1 क्यों लिखवाया, अब इसका लॉजिक समझ लीजिए। अगर इसके हम लॉजिक की बात करें ना बच्चों, अगर इसके हम लॉजिक की बात करें तो जो हमारा संविधान है, संविधान बनके तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बच्चों भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया। तो जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, तो यहां तक जो अधिवेशन हुए थे ना बच्चों, यहां तक जो अधिवेशन हुए थे वो हुए थे 11 अधिवेशन। कितने अधिवेशन हुए थे बच्चों, 11 अधिवेशन हुए थे यहां पर। और उसके बाद संविधान सभा की अंतिम जो एक बैठक होती है वो होती है हमारी 24 जनवरी 1950। तो अंतिम बैठक कब होती है बच्चों, 24 जनवरी 1950। तो 11 अधिवेशन हमारे यहां हो गए थे। तो जो संविधान विशेषज्ञ है वो कहते हैं एक अधिवेशन ही होगा, सिंगल अधिवेशन, एक दिन का अधिवेशन ही होगा। तो 11 अधिवेशन यहां तक हो गए थे और +1 हो गया, तो जो टोटल अधिवेशन थे वो हमारे कितने हो गए, 12 अधिवेशन हो गए। जो संविधान सभा के हमारे टोटल 12 अधिवेशन हुए बच्चों, अगर उनकी हम बात करें तो हमारे 2 अधिवेशन, इसे एक अधिवेशन की संज्ञा इस वजह से दी जा रही है क्योंकि इससे पहले भी एक अधिवेशन ऐसा हुआ था जो एक दिन का था, केवल एक दिन की मीटिंग थी और उसे पूरे एक अधिवेशन की संज्ञा दी गई थी। और बच्चों जो वो अधिवेशन था वो हुआ था 6 जनवरी 1948 को। तो वो कब हुआ था बच्चों, वो हुआ था हमारा 6 जनवरी 27 जनवरी को, 27 जनवरी 1948 को, 27 जनवरी 1948 को हुआ था। और वो हमारा छठा अधिवेशन था। वो हमारा कौन सा अधिवेशन था, छठा अधिवेशन था, ठीक है बच्चों। तो मैं यहां पे लिखता हूं संविधान सभा के 2 ऐसे अधिवेशन थे, संविधान सभा के 2 ऐसे अधिवेशन थे, संविधान सभा के 2 ऐसे अधिवेशन थे जो केवल एक दिन ही चले थे, जो केवल एक दिन ही चले थे, जो केवल एक दिन ही चले थे। तो हमारे टोटल अधिवेशन कितने हैं, 12 है। तो 12 में से बच्चों 2 अधिवेशन ऐसे थे जो चले केवल एक दिन। तो अगर उन अधिवेशन की बच्चों हम बात करें, तो बच्चों अगर हम उन अधिवेशन की हम बात करें तो वे कौन कौन से अधिवेशन थे,
तो बच्चों उनमें एक अधिवेशन था, छठा अधिवेशन था। एक अधिवेशन कौन सा हो जाएगा हमारा? छठा अधिवेशन, छठा अधिवेशन। और जो हमारा छठा अधिवेशन हुआ था ये होता बच्चों 27 जनवरी 1948 को, 27 जनवरी 1948 को। और इसी प्रकार बच्चों एक था हमारा 12वां अधिवेशन, जो हमारा 12th अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन था। और 12वां अधिवेशन जो हुआ था बच्चों ये हुआ था हमारा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। तो बच्चों ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसे अधिवेशन कितने हैं जो केवल एक दिन ही चले थे। तो ऐसे हमारे जो अधिवेशन होंगे बच्चों वो हमारे ऐसे अधिवेशन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बच्चों 2 अधिवेशन ऐसे थे हमारे जो हमारे केवल एक दिन ही चले थे। इसमें से हमारा एक अधिवेशन चला था, छठा अधिवेशन, ये चला था 27 जनवरी 1948 को। केवल एक अधिवेशन की संख्या दी गई इसे। और इसी के साथ अगर बात करें हमारा एक था 12वां अधिवेशन। वो जो 12वां अधिवेशन चला था बच्चों तो वो चला था बच्चों 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है बच्चों, अगर इसी के साथ हम बात करें, अगर हम इसी के साथ बात करें कि हमारा जो सबसे लंबे समय तक अधिवेशन चला था, भाई छोटे अधिवेशन की बात करें तो ये दोनों हो जाएंगे, छठा भी और 12वां भी एक दिन ही चला। अगर बच्चों हम सबसे लंबे समय तक चलने वाले अधिवेशन की बात करें तो सबसे लंबा चलने वाला जो अधिवेशन था बच्चों वो था हमारा 7वां अधिवेशन, 7वां अधिवेशन। तो मैं यहां लिख रहा हूं सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला अधिवेशन, चलने वाला अधिवेशन, सबसे लंबे समय तक चलने वाला अधिवेशन 7वां अधिवेशन था, 7वां अधिवेशन था। सबसे लंबे समय तक चलने वाला अधिवेशन 7वां अधिवेशन था। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो बच्चों अधिवेशन था वो कौन से नंबर का था? तो वो था बच्चों 7वां अधिवेशन, 7वां अधिवेशन ये सबसे लंबे समय तक चला था। अगर छोटे अधिवेशन की बात करें तो छोटा अधिवेशन में कौन सा हो जाएगा? छठा अधिवेशन भी था। और बच्चों इसी के साथ कौन सा अधिवेशन था हमारा? 12वां अधिवेशन भी था। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को मैं रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं और जो अन्य तथ्य हैं, जो अदर फैक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चों जो हैं ये जो मैं तथ्य करा रहा हूं आपको, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपके संविधान से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम में बार बार इन तथ्यों को जो है बार बार रिपीट किया जाता है और इनसे बार बार जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। इसी के साथ अगर हम बात करें बच्चों कि जब हमें आजादी मिली, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारा देश आजाद कब हुआ था? तो हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय अगर अधिवेशन की बात करें तो उस समय लगभग हमारा 5वां अधिवेशन के समथिंग चल रहा था। ठीक है, तो याद रखना भाई, जो सबसे छोटा अधिवेशन था वो कौन सा था? छठा अधिवेशन भी था। और कौन सा था? 12वां अधिवेशन भी था। और सबसे लंबा चलने वाला जो अधिवेशन था वो हमारा कौन सा अधिवेशन था? तो बच्चों वो था हमारा 7वां अधिवेशन। ठीक है, अब अगर बच्चों हम बात करें, हमने संविधान का निर्माण पढ़ा। इस भारतीय संविधान जो है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, किसने किया, कौन सा मिशन आया था, क्या चीजें थी, वो सारी चीज बच्चों हमने देख ली, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब फैक्ट्स में ही हम कुछ चीजें और देखेंगे। अब फैक्ट्स में क्या चीज बची हुई है? तो फैक्ट्स में एक चीज बची है कि सबसे पहले जो भारतीय संविधान है, संविधान सभा की मांग किसने की थी? सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? ठीक है, उसके बाद किस किस व्यक्तियों के द्वारा मांग की गई। तो उन चीजों को 2-4 फैक्ट्स और बचे हैं, उन्हें और देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम भारतीय संविधान के स्रोत की ओर चलेंगे, सोर्सेज की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले संविधान सभा की मांग, सबसे पहले
संविधान सभा की मांग, सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। 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 तो बच्चों, संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो जो बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी बच्चों, ये कब की थी? ये की थी बच्चों 1895 में। और ये बच्चों एक प्रकार की अनौपचारिक मांग थी, अनऑफिशियली मांग थी। आपसे पूछेगा कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? तो किसने की? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद अगर बात करें हम 1922 के आसपास, 1922 में एक पत्रिका होती थी, यंग इंडिया पत्रिका। तो उस यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने भी कहा कि जो भारतीयों का संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो अगर बात करें हम 1922 की, 1922 में महात्मा गांधी, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों का संविधान, भारतीयों का संविधान, भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 में आपका महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें 1924 में, 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई। 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 तो वही 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारतीयों का संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। और 1924 में जो पंडित नेहरू थे उन्होंने भी जो संविधान सभा थी उसकी जो है मांग कर दिया। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो 1934 में, 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय, पूरा नाम था बच्चों इनका मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय एक कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक थे। तो 1934 में सबसे पहले वर्ड छूट गया तो सब पहले लिख देते हैं। 1934 में सबसे पहले, 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप का मतलब है ऑफिशियली। औपचारिक का मतलब क्या है? ऑफिशियली। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। 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 तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है
कि सबसे पहले जो संविधान सभा की जो मांग थी वो किसके द्वारा की गई, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले मांग की। लेकिन अगर कभी ये पूछता है कि सबसे पहले जो औपचारिक रूप से मांग की, जो ऑफिशियली मांग की, वो सबसे पहले किसने की बच्चों, वो की एम.एन. राय के द्वारा। ये जितनी भी मांगे थी ये अनौपचारिक थी, अनऑफिशियल थी। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार से औपचारिक ऑफिशियली तौर पे जो संविधान सभा की मांग की, तो वो मांग करने वाला व्यक्ति कौन था बच्चों, तो मांग करने वाला व्यक्ति था एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें 1935 में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे कि बच्चों हम आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कह देते हैं। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग की गई, संविधान सभा की मांग की गई। तो आपको 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उन्होंने भी संविधान सभा की मांग की। अब ये जितनी भी मांगे की गई, तो अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने किसी एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीयों की संविधान सभा की मांग थी उसे जब स्वीकार किया जब बच्चों 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और उसके बाद उन्हें 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद की आवश्यकता थी। जब भारतीयों की मदद की आवश्यकता थी तब उन्होंने पहली बार कहा कि हाँ ठीक है, हम भारतीयों के लिए संविधान सभा का उपबंध करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे पहले कब संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया, तो याद रखेंगे बच्चों कब किया गया, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। मैं लिख रहा हूं पॉइंट, मैं लिख रहा हूं बच्चों 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से सबसे पहले ब्रिटिश सरकार, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, मांग को स्वीकार किया। तो भैया ब्रिटिश सरकार ने जो सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग थी उसे जो एक्सेप्ट किया बच्चों, तो वो कब किया बच्चों, वो किया 1940 में, और वो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से किया। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। सबसे पहले मांग किसने की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यह अनौपचारिक मांग थी, अनऑफिशियली मांग थी। 22 में महात्मा गांधी ने भी कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। इसी प्रकार 24 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की। 1934 में सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा औपचारिक मांग की गई, ऑफिशियली तौर पे मांग की गई, औपचारिक तौर पे मांग की। उसके बाद बात करते तो 1935 में जो आपकी आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने भी संविधान सभा की मांग की। और उसके बाद बच्चों फिर 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग थी इसे एक्सेप्ट किया, इस मांग को स्वीकार किया। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे भारतीय संविधान से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो ये लगभग जो पहली क्लास थी उस पहली क्लास में भी हमने जो फैक्ट्स थे वो कवर किए थे, और जो हमारी आज की क्लास है, आज की क्लास में भी हमने इसमें फैक्ट्स कवर किए। तो अगर अब हम आगे चलेंगे, आज कंटिन्यू कराएंगे, तो आज ये बच्चों हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे रफ करते हैं और अपने भारतीय संविधान की ओर, जो भारतीय संविधान के बच्चों स्रोत हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। तो उनकी ओर बढ़ते हैं आपको,
भारतीय संविधान के स्रोत की ओर। और बच्चों मैंने कहा था कि आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट शामली का जो टेलीग्राम चैनल होगा उस पर आपको जो पीडीएफ है, वहाँ पे पीडीएफ जो संविधान की जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वहाँ पे आपको ये जो चीज़ें हैं आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान के स्रोत। ये हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे, ये बच्चों हो गए हमारे समाप्त। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो लिखते हैं हम टॉपिक का नाम भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत को पढ़ने से पहले एक बार पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद जो है स्रोत को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर स्रोत को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत को। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत को। देखिए, जब भारत का संविधान का निर्माण किया गया तो दुनिया के लगभग 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। दुनिया के लगभग 60 से भी ज़्यादा देशों के जो संविधान थे उनका अध्ययन किया गया, और उन देशों के जो संविधान थे उनसे जो हमें उपयुक्त बढ़िया चीज़ लगी सबसे, वो चीज़ें हमने क्या कर ली, अपने संविधान में ऐड कर ली। और जब अपने संविधान में ऐड कर ली तो उस चीज़ों को भारतीय समाज के हिसाब से, भारतीय परिदृश्य के हिसाब से उसमें हमने कुछ क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। और चेंजेस करने के बाद उसे हमने भारतीय संविधान में ऐड कर दिया बच्चों। तो अगर बच्चों हम भारतीय संविधान के सबसे बड़े स्रोत की बात करें, सबसे बड़े स्रोत की बात करें कि हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें जो उठाई हैं वो कहाँ से उठाई है बच्चों, तो लगभग अगर हम भारतीय संविधान में 70% चीज़ें की बात करें, 70% जो भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो बच्चों हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो कभी अगर ये चीजें बूझ ले कि सबसे ज्यादा जो चीजें हमने ली संविधान में वो कहां से ली, तो वो हम बच्चों हमने कहां से ली, वो ली भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूं पॉइंट, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें भारत शासन अधिनियम, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमने जो 1935 का अधिनियम है, तो 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या चीज ली, तो 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या चीज ली, तो हम बात कर सकते हैं इसमें हमने लिया है आपका, अगर बात करें हम तो जो लोक सेवा आयोग है हमारे देश में, जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो हमने कहां से लिया है, आपका कहां से लिया है, आपका 1935 के अधिनियम से लिया। तो हम यहां लिख सकते हैं लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, जो हमने लोक सेवा आयोग लिया है वो यहीं से लिया है। इसी के साथ अगर बात करें हम आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, जो हमारे आपातकालीन नियम है, उपबंध है, वो हमने कहां से लिए हैं, वो भी हमने लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसी प्रकार अगर हम बात करें बच्चों, जो हमारी न्यायपालिका है,
जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, तो वो न्यायपालिका और जुडिशरी भी हमने कहाँ से लिया है बच्चों? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। तो अगर बात करें हम भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो हमने कहा कि बहुत सारी चीजें ली गई। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिनके विषय में आपको बताया गया। अब हम इसमें पढ़ेंगे, कंट्री वाइज पढ़ेंगे, हमने किस कंट्री से क्या चीजें उठाई है, किस कंट्री से हमने क्या चीजें जो भारतीय संविधान है उसमें ऐड की है। तो सबसे पहले ले लेते हैं बच्चों हम संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका को देख लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो अगर हम बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, अगर बच्चों हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर बच्चों हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उससे हमने क्या क्या चीजें ली हैं, तो एक सबसे प्रसिद्ध चीज है जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए बच्चे? तो बच्चे वो मौलिक अधिकार लिए हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी प्रकार अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर बात करें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहीं से बच्चों हमने, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहीं से बच्चों हमने ली है प्रस्तावना। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान की प्रेम्बल है, वो भी हमने कहाँ से लिया बच्चों? तो वो भी उठाई है हमने बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो बच्चों प्रेम्बल भी हमने कहाँ से लिया है? तो प्रेम्बल भी लिया बच्चों हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी के साथ अगर हम अमेरिका से बात करें तो हमारा जो न्यायपालिका है, जो हमारी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मैं यहां पे लिख देता हूं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो भी बच्चों हमने कहां से ली है? वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है कि जो हमारी न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र रहेगी, वो किसी प्रकार के दबाव में काम नहीं करेगी। इसी के साथ अगर बच्चों हम बात करें, जो हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, जो हमारा बच्चों जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, वो भी बच्चों हमने कहां से लिया है? वो भी लिया है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी के साथ अगर हम बात करें, जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है, जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद भी बच्चों हमने कहां से लिया है? वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है बच्चों, वो भी हमने कहां से ली है? तो बच्चों वो भी हमने ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से, वो भी हमने ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी के साथ अगर बच्चों हम बात करें, इन प्रत्येक चीज के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, हर एक चीज के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो में केवल बस इतना याद रखना है, मौलिक अधिकार कहां से लिए। जब हम भाग 3 पढ़ेंगे तो भाग 3 में हम मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, क्या नहीं है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो हमें पता है मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना बच्चों तो पूरा का पूरा एक टॉपिक है, प्रस्तावना वहां पे पढ़ेंगे। जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो बच्चों हम इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो अनुच्छेद 124 से 147 तक है। हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 214 से 232 तक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक है। तो प्रत्येक चीज को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस हमें यह समझना है कि हमने कौन सी चीज कहां से उठाई, कौन सी चीज हमने किस देश से ली। तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? महाभियोग। इसी प्रकार बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं, एससी का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व एससी का मतलब होगा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। और इसी के साथ बच्चों एक चीज की ओर बात की जाए तो वो होगा विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब यह होगा कि कानून सबके साथ कैसा व्यवहार करेगा, समान व्यवहार करेगा, समान रूप से कानून सभी को संरक्षित करेगा। तो याद रखना विधियों का जो समान संरक्षण है वो हमने कहां से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, प्रस्तावना अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, राष्ट्रपति में महाभियोग अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से, और विधियों का समान संरक्षण भी बच्चों हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया। अब बच्चों नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले कंट्री की। अगर नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो हम बात कर लेते हैं हम हमारे ब्रिटेन की, कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें ली है। तो बात करते हैं बच्चों ब्रिटेन से। तो जो हमारे देश में संसद है, जो संसद का कॉन्सेप्ट लिया गया हमने, वो संसद का पूरा कॉन्सेप्ट कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है। हम यहां पे लिखते हैं संसद। जो हमारे देश में जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसी के साथ बच्चों अगर बात करें हम एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, यह भी हमने कहां से ली बच्चों, ब्रिटेन से ली। अब एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता क्या नहीं है, इसे हम समझेंगे जब भाग 2 पढ़ेंगे। और भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। वहां बताएंगे हमें एकल नागरिकता है क्या, सिंगल सिटीजन है क्या। अभी तो फिलहाल बस हमें यहां पे देखना है कि भैया एकल नागरिकता हमने ली कहां से है, तो ब्रिटेन से ली है। इसी प्रकार अगर बच्चों हम बात करें मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, जो हमारे देश में मंत्रिमंडल सिस्टम है, जो कैबिनेट सिस्टम है, वो भी हमने कहां से लिया बच्चों, ब्रिटेन से लिया है। इसी के बाद बच्चों अगर बात करें हम तो संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, इसका मतलब है जो हमारे सांसद होंगे, जो एमपी होंगे, उनके कुछ विशेष अधिकार होंगे, उन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। तो जब संसद पढ़ेंगे हम तो उन विशेषाधिकारों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अगर बात करें तो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 है, उसमें संसदीय विशेषाधिकारों का जिक्र है। इसी प्रकार अगर बच्चों बात करें तो हमने यहीं से लिया है विधि का शासन, विधि का शासन। तो चीजों बच्चों ये बात याद रखना, विधि या विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, जबकि विधि का शासन जो है वो हमने बच्चों कहां से लिया है, तो वो लिया है हमने ब्रिटेन से। तो इसी के साथ अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से जो भी हमने संविधान के स्रोत लिए हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। प्रमुख इस संविधान के ये प्रमुख स्रोत हैं। अब ऐसे तो हमने एक देश से काफी सारी चीजें ले रखी है, अब सारी चीजें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम अगले देश पर बढ़ते हैं बच्चों। अगर अगले देश की बात करें बच्चों तो अगला देश होगा बच्चों हमारा आयरलैंड। हमारी बच्चों जो नेक्स्ट कंट्री होगी वो होगी हमारी आयरलैंड, वो होगी हमारी आयरलैंड। अगर आयरलैंड की बात करें बच्चों तो आयरलैंड से जो लिया गया है वो लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है बच्चों, वो हमने कहां से ली है, वो भी हमने आयरलैंड से ली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की बात करें या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आयरलैंड की एक महिला भी थी जिसका नाम था एनी बेसेंट, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी भारत में होम रूल लीग आंदोलन जो चला था।
उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो याद रखना राज्य के नीति निर्देशकता तो हमने कहां से लिए बच्चों, वो लिए हमने आयरलैंड से। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें भारत में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है, ये निर्वाचक मंडल है भारत में, तो भारत में जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वो भी हमने कहां से ली है, आयरलैंड से ली है। अगर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो उसमें हमारी जो एमपीज हैं और एमएलए हैं वो वोट डालते हैं, और जो एमपी एमएलए हैं वो भी जो इलेक्टेड एमपी एमएलए हैं केवल वही वोट डालते हैं। तो ये चीजें भी हमने कहां से ली है बच्चों, आयरलैंड से ली है। तो मैं यहां पे लिखता हूं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज है, वो भी हमने कहां से लिया है बच्चों, तो वो भी लिया है बच्चों हमने आयरलैंड से। राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। इसी के साथ बच्चों अगर हम आयरलैंड से और बातें करें तो आपने राज्यसभा के बारे में पढ़ा होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 80, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। जिसने भारतीय संविधान पढ़ा होगा पूर्व में तो उसे ज्ञात होगा कि जो हमारी संसद है, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक है, और हमारी संसद के 2 सदन हैं, एक सदन है लोकसभा और एक सदन है राज्यसभा। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, वहीं राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। तो जिसने राज्यसभा के विषय में पढ़ा होगा उसने ये चीज पढ़ा होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और वे सदस्य 4 क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। तो ये जो कॉन्सेप्ट उठाया है हमने, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया बच्चों, आयरलैंड से लिया है। तो याद रखना कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट लिया है हमने, वो लिया है हमने आयरलैंड से। तो मैं यहां पर लिखता हूं आपका राज्यसभा में विज्ञान, एक कलम से लिख देते हैं, राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा, साहित्य व समाज सेवा में प्रतिष्ठित व्यक्ति को, राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा में प्रतिष्ठित व्यक्ति को मनोनीत करना, प्रतिष्ठित व्यक्ति को मनोनीत करना। तो आपको पता ही है बच्चों इस चीज का कि जो राज्यसभा में हम मनोनीत करते हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों, तो वो संख्या जो है वो आप बताओगे कमेंट में कि जो हम राज्यसभा में जो हमारे 4 क्षेत्र हैं, कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा, जो ये हमारे 4 क्षेत्र हैं, साहित्य, समाज सेवा, कला और विज्ञान, इनसे कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, जो कमेंट में जवाब बताएगा, जिसका जवाब सही होगा उसका मैं रिप्लाई करूंगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो ये एक प्रकार से आपका होमवर्क है, ये कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो राज्य, ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमने कहां से ली है, ये सारी की सारी जो चीजें ली है हमने, ये ली है आयरलैंड से। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमने एक देश से और चीजें उठाई हैं, तो उस देश का नाम है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। अगर बच्चों हम ऑस्ट्रेलिया से बात करें, कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या चीजें उठाई हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बात करें तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची क्या है जिसे नहीं पता, तो मैं जब आपको अनुसूची पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं शेड्यूल पढ़ाऊंगा, तो शेड्यूल के अंदर ही आपको एक अनुसूची आएगी, आपकी 7वीं अनुसूची, और उस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आपकी समवर्ती सूची आएगी, कॉन्करेंट लिस्ट आएगी। तो जब हम वहां पे समवर्ती सूची के विषय में समवर्ती सूची के संबंध में बात करेंगे, तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बच्चों जो ऑस्ट्रेलिया है हमारा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली बच्चों। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ही ली हमने प्रस्तावना की भाषा। देखो बच्चों यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने प्रस्तावना है
प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट उठाया है हमने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जबकि हमने प्रस्तावना की जो भाषा ली है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज ली है, वो हमने बच्चों कहां से ली है? तो बच्चों वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो भाषा ली है बच्चों, वो हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो हमारी संसद है। संसद के 2 सदन होते हैं और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी होती है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, उसका जो कॉन्सेप्ट लिया है वो भी हमने बच्चों कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, संसद के दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो बच्चों समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहां से ली? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट भी बच्चों हमने कहां से लिया है? तो इसका कॉन्सेप्ट भी बच्चों हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो हमारा एक देश है दक्षिण अफ्रीका। हमारा एक देश है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका को यहां लिख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो बच्चों हमारा एक देश है और इस देश का नाम क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका होगा, दक्षिण अफ्रीका। तो अगर बच्चों हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से हमने एक चीज ली है, और दक्षिण अफ्रीका से जो चीज ली है बच्चों वो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसी के सामने बिल्कुल जस्ट, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो बच्चों जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है बच्चों, वो हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। और इसी के साथ जो हमारी राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, वो भी हमने कहां से लिया है? वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो इसी के साथ यहां पे इसी के नीचे लिखता हूं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी बच्चों हमने कहां से लिया है? तो वो भी लिया बच्चों हमने दक्षिण अफ्रीका से। और उसके बाद इसे यहां पे बॉक्स से बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें जर्मनी से हमने क्या लिया है? अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो मैं यहां पे जर्मनी लिख रहा हूं, जर्मनी। तो अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से लिया है बच्चों हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बच्चों हमने कहां से ली है? जर्मनी से। तो जर्मनी से ये एक ही चीज ली है हमने, इसको बॉक्स में हम बंद कर देंगे। तो जर्मनी से जो ली है हमने वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जबकि विधि का समान संरक्षण हमने कहां से लिया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था बच्चों। और विधि का शासन कहां से लिया था? तो ब्रिटेन से लिया था। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बच्चों हमने कहां से ली है? तो हमने ली है आपकी जर्मनी से। कहां से ली है बच्चों? जर्मनी से ली है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगर हम बात करें आपकी विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होगी बच्चों, ये होगी जापान से, ठीक है। इसमें हम करेक्शन कर लेंगे, ये हो गया हमारा जापान से। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होगी ये होगी हमारी जापान से। अगर हम जर्मनी की बात करें, अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से लिया था हमने आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जर्मनी, तो इसमें हम लिख देंगे
जर्मनी में बच्चों हम लिख देंगे आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन। इसका मतलब यह होगा जब हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे सस्पेंड हो जाएंगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली? जापान से। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगित हो जाना बच्चों, ये हमने कहां से लिया है? तो ये लिया है हमने जर्मनी से। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो हमने ये आपको बता ही दिया कि भारत में जो सबसे ज्यादा चीजें ली गई है भारतीय संविधान में, वो ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इसे हम यहां पर रफ कर देते हैं, जो ऊपर की लाइन है इसे रफ कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारे केवल 1 या 2 कंट्री बचे हैं उन्हें हम यहां ऊपर लिख देंगे। तो अगर हम बात करें अब फ्रांस की, अगर बात करें बच्चों हम फ्रांस की, तो अब हम फ्रांस को देखते हैं। तो फ्रांस से जो बच्चों हमने लिया है वो लिया है हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है बच्चों, ये हमने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। भाई भारत के अंदर लोकतंत्र भी है और भारत के अंदर गणतंत्र भी है। यदि किसी देश का सर्वोच्च व्यक्ति चुना जाता है तो उस देश में क्या होगा? गणतंत्र होगा। तो भारत में सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हर 5 साल बाद क्या चुना जाता है। तो इस वजह से भारत के अंदर क्या होगा बच्चों? गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। और यह व्यवस्था हमने बच्चों कहां से ली है? फ्रांस से ली। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें रूस की, इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें रूस की, जिसका पूर्व नाम सोवियत संघ था। तो अगर बच्चों रूस की बात करें तो रूस से बच्चों जो हमने उठाया है वो उठाया है मौलिक कर्तव्य। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं बच्चों, वो हमने कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं बच्चों। जो हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं वो कहां से लिए हैं बच्चों? वो लिए हमने आपका मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? रूस से। इसी के साथ अगर बात करें हम पंचवर्षीय योजना, जो हमारे देश में 5 ईयर प्लान आया था, तो जो 5 ईयर प्लान आया था वो भी हमने कहां से लिया था बच्चों? वो भी हमने रूस से लिया था। उस समय इसका नाम यूएसएसआर था, सोवियत संघ था। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें कनाडा की, तो हमारा एक लास्ट और बचता है। उसके बाद जो भारतीय संविधान इसके जो स्रोत है वो समाप्त हो जाएंगे। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा से बच्चों हमने लिया था सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। यानी कि भारत में जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई होगी, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल होगा बच्चों वो कौन होगा? वो केंद्र होगा। वो कौन होगा? सेंटर होगा आपका। ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें बच्चों हम कनाडा से ही, तो जो केंद्र है, केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। जो राज्यपाल को अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा? सेंटर करेगा। ये चीज भी हमने बच्चों कहां से ली है? कनाडा से ली है। तो यहां लिखते हैं केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना। और इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें कनाडा से एक चीज, तो लिख लेंगे अवशिष्ट शक्तियों। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। कि जो हमारी अवशिष्ट शक्तियां होगी, जब हम अनुसूची 7 पढ़ेंगे तो वहां 3 प्रकार की सूची है बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उनके अलावा जो शक्ति बचेगी, इन फ्यूचर कोई नई चीज निकल के आती है तो किसके पास जाएगी? वो सेंटर के पास जाएगी। और ये चीज जो ली है बच्चों, ये भी हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक था वो था भारतीय संविधान के स्रोत।
सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमने स्रोत की बात की तो हमने कहा कि जो हमने सबसे ज्यादा चीजें ली है वो ली है भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद हमने ये टोटल सारी बातें की कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया, तो मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति और महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, विधि का समान संरक्षण। ब्रिटेन की बात करें तो ये सारी चीजें ली। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां से लिया है। आयरलैंड से हमने ये चीजें ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमारा ये हो गया। जापान से ये ले लिया हमने, और जर्मनी से ये चीज ले ली, और फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और रूस से मौलिक कर्तव्य, और कनाडा से जो ली हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। बच्चों तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था भारतीय संविधान का स्रोत। तो जो स्रोत टॉपिक है बच्चों वो हमारा पूरा कवर अप हो गया। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अनुसूची की बात करेंगे या प्रस्तावना के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद सीधा भाग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर जो भाग है उसे कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।